हेलो मित्रों। आज का दिन हम सभी देशवासियों के लिए बहुत ही खास है, क्योंकि आज ही के दिन ऐसे महापुरुष का जन्म हुआ था जिसके बदौलत आज हम सभी भारतवासी स्वतंत्रता पर गर्व करते हैं। क्योंकि यह महापुरुष कोई और नहीं बल्कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। उनको आज मेरे तरफ से कोटि कोटि नमन, जिनके बदौलत भारत का इतना बड़ा संविधान को तैयार किया गया था। एक समय ऐसा था जब भारत परतंत्रता की जंजीर में जकड़ी हुई थी। उसके बाद भारत को आजाद कराने के बाद जो इसकी शासन व्यवस्था थी उसको संचालन करने के लिए, क्योंकि देश बड़ा था, जनसंख्या अधिक थी, तो कोई ना कोई लिखित संविधान की ज़रूरत थी। और यह संविधान यूं ही नहीं पूरा हुआ। इसे लिखने में करीबन 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन का वक्त लगा, तब जाकर के कहीं यह संविधान तैयार हुआ और जिसके अधीन हमारा देश संचालित किया जाता है। नियम, कायदे, कानून, विधि विधान के संग्रह को तैयार करने में करीबन 299 सदस्य थे, जिसका ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हुए और संविधान सभा का अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, जिसमें तकरीबन 15 महिलाएं भी शामिल थी। और इतने मंथन के बाद यह संविधान 26 जनवरी 1950 को देश के लिए समर्पित कर दिया गया था। अंतिम चरण में जब संविधान था तो उस समय डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अपने भाषण में कहते हैं, यह संविधान में जितना योगदान मेरा है ठीक उतना ही योगदान BN राव का भी है। अगर BN राव का सहयोग न मिल पाता तो शायद मैं ऐसा संविधान का निर्माण नहीं कर पाता। इस संविधान के निर्माण में बहुत सारे लोगों ने अपनी महत्वपूर्ण योगदान दिया है। आज मैं वही महापुरुष के जीवनी पर संक्षिप्त परिचय देने जा रहा हूँ, जो भीमराव अंबेडकर थे। कहा जाता है भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को महाराष्ट्र प्रांत के रत्नागिरी जनपद में मऊ नामक गांव में हुआ था। वे अपने माता पिता की 5वीं संतान थे। डॉक्टर अंबेडकर का गांव इंदौर शहर से कुछ ही दूरी पर स्थित है। भीमराव अंबेडकर के पिता का नाम सूबेदार मेजर रामजीराव मालोजी अंबेडकर था और माता का नाम भीमाबाई था। भीमाबाई अब तक 13 बच्चों को जन्म दे चुकी थी, परंतु 4 बच्चों को छोड़कर सभी बच्चे भगवान के प्यारे हो गए थे। तब भीमराव अंबेडकर 5वें बालक के रूप में जन्मे थे। महाराष्ट्रियन परंपरा के अनुसार श्रीमती भीमा बाई और सूबेदार मेजर रामजीराव मालोजी अंबेडकर के घर में पैदा होने वाले पुत्र रत्न से कबीलों में खुशियां ही खुशियां छाई हुई थी। खुशियों का कोई ठिकाना नहीं था और खुशियां गूंज उठी और इन खुशियों का सिलसिला लगभग 1 सप्ताह तक चलता रहा, क्योंकि राम जी राव के बहुत से बच्चे जन्म लेने के बाद मृत्यु के प्राप्त हो जाते थे। इसलिए भीमराव अंबेडकर के जन्म पर खूब खुशियां मनाई गई थी। उनके 2 भाई व 2 बहनें मंजूला
और तुलसी थी। भीमराव सबसे छोटी संतान थे। महाराष्ट्रीय परंपरा के अनुसार इनका नामकरण किया गया था। महार स्वामी ने बालक को आशीर्वाद दिया और इनका नाम भी भीम सकपाल रखा था। ये अपने बचपन में ही काफी सुंदर थे। शायद महारों में इनके बराबर कोई सुंदर बालक पैदा नहीं हुआ था। पड़ोसियों ने भीम सकपाल के जन्म पर रामजी राव और भीमाबाई को बधाइयाँ दी थी। पड़ोसियों ने भीम सकपाल की बढ़ चढ़कर तारीफें करते रहे और कहे, इसका माथा यह दर्शा रहा है कि यह बहुत योग्य पुत्र होगा, यह बहुत होनहार होगा, जगत में अपना नाम रोशन करेगा, इसका भविष्य बड़ा ही उज्जवल होगा, ये आपका नाम रोशन कर देगा। अपने पुत्र की तारीफ सुन सुन करके रामजी राव व भीमाबाई की खुशियों का कोई ठिकाना न था। वे बार बार मंद मंद मुस्कुरा रहे थे और भविष्य के नए नए सपने सजो रहे थे। लेकिन कौन जानता था जे इस छुआछूत की समाज में यह बालक शिकार बनेगा, भेंट चढ़ जाएगा। और एक दिन ऐसा आया भी जिस संघर्षों से अंबेडकर का सामना हुआ और इस सब से सामना करते हुए वह जीवन में निरंतर आगे बढ़ते रहे। और एक दिन वो खुद कुछ प्रश्न करते हैं और खुद कहते हैं, किसने बनाई यह दुनिया? तो कहता है, खुद से आंसर देते हैं, भगवान ने। उन्होंने कहा, नहीं, हरगिज नहीं, इसे बनाया है इंसान ने और मैं इसे मिटाकर रहूँगा, मैं इसे मिटाकर रहूँगा। यह प्रण उसने बचपन में ही लिया था, लेकिन मिटाऊंगा तो मिटाऊंगा कैसे? क्योंकि मैं लाठी डंडे से तो मैं इसे खत्म कर नहीं सकता और उसके लिए सिर्फ एक ही ताकत है मेरे पास, वो है अथक प्रयास करना, मेहनत करके पढ़ाई करना। और तब मैं सफल हूँ तो इस कलम की ताकत से मैं इसे समाप्त करने का कोशिश करूँगा। यह प्रण बचपन में अंबेडकर ने लिया था, इस सब को देखते हुए। और आज क्या है वो आप सभी जानते हैं। जो उन्होंने प्रण लिया वह उन्होंने करके दिखलाया भी था। 19वीं सदी की बात है। 19वीं सदी का अंत चल रहा था। मिलिट्री में सूबेदार के पद पर होने के बावजूद भी इन दिनों रामजी राव की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी, बहुत खराब चल रही थी, क्योंकि उन्हें वेतन कम मिलता था। लेकिन सस्ते का जमाना होने के कारण गृहस्थी का खर्चा पानी किसी तरह ठीक ठाक से चल रहा था। उनकी पत्नी किसी न किसी तरह से गुजर बसर कर लेती थी। मिलिट्री को नौकरी अधिक समय तक नहीं हुआ करती थी। रामजी राव 15 वर्ष में ही सूबेदार पद से रिटायर हो गए। नौकरी से रिटायर होने पर रामजी राव घर आने के पश्चात सोचने पर विवश हो गए, मजबूर हो गए कि अब क्या काम किया जाए। कहीं भी कोई आशा दिखाई नहीं दे रही थी। गृहस्थी चलाना भी जरूरी था। इनके सामने चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा नजर आ रहा था। मित्रों, यह वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, लेकिन इसमें जो गहराई और जो विचार, जो उनके जीवन के जो संघर्ष, उस सबको समाहित किया गया है। भीमराव या भीमाबाई भी इस समय घर के खर्चे पानी की वजह से बेहद परेशान हुआ करती थी। उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि अब घर गृहस्थी कैसे चलेगी। चिंता में उनके स्वास्थ्य पर
असर पड़ रहा था। राम जी राव जब सोच सोच कर परेशान हो गए और कुछ भी समझ में जब उन्हें न आया तो उन्होंने अपने मड़ू गांव को छोड़ने की योजना बनाई और वहां से सतारा जाकर के रहने लगे थे, क्योंकि वहां रहकर उन्होंने काफी परेशानी का सामना करना पड़ा था। इसलिए उन्होंने सतारा में रहने की योजना बनाई। सतारा में आकर रामजी राव दिन भर नौकरी के लिए इधर उधर भटकते रहे, परंतु उन्हें नौकरी कहीं नहीं मिली। नौकरी न मिलने के कारण उनको निराशा ने आ घेरा। वे चिंतित हो उठे, शायद नौकरी न मिले, अगर नौकरी नहीं मिली तो उनका परिवार का क्या होगा, सभी लोग भूखे मर जाएंगे। ऐसे ही उस समय स्थिति इतनी दयनीय हुआ करती थी। सतारा गांव में आए उन्हें करीबन 1 महीना गुजर गया था। अब उनके पास एक भी पैसे नहीं थे। जो भी मड़ू गांव से वे लाए थे वे खत्म हो गए थे। एक दिन वे अपनी पत्नी से बोले, क्या हम लोग मड़ू गांव ही लौट चले? क्यों, क्या हुआ? यहाँ आपको कोई आपत्ति है क्या? ये पत्नी ने उन्हें बोला। उनकी पत्नी ने चिंतित स्वर में पूछा था, मुझे लगता है कि यहाँ कोई नौकरी नहीं मिलेगी। उनका स्वर निराशा से परिपूर्ण था। इस पर उनकी पत्नी ने बड़ी विनम्रता पूर्वक कहा, हिम्मत हारने से काम नहीं चलेगा। आदमी को कोशिश पर कोशिश करनी चाहिए, कामयाबी हमें जरूर मिलेगी। मन छोटा मत करो, भगवान पर भरोसा रखो, आपकी नौकरी जरूर मिलेगी। भगवान कभी कभी परीक्षा भी लेते हैं। इस तरह भीमाबाई ने पति को बहुत समझाया। रामजी राव में साहस भर दिया। यदि इंसान कोशिश करे तो उसके लिए कोई भी कार्य जटिल नहीं होता, और कहा जाता है कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती। यूं ही बिना कुछ किए जय जयकार नहीं होती, बस उसे बराबर अपनी कोशिश करनी चाहिए। इस प्रकार भगवान भी मदद करता है। यह भी सत्य है, यदि मनुष्य दृढ़ निश्चय कर लेता है तो उसे मंजिल आवश्यक मिलती है, अवश्य ही मिल जाती है। रामजी राव की कोशिश शायद रंग लाने लगी थी। एक दिन वे किसी कंपनी में गए। कंपनी के मालिक को उन्होंने नमस्ते किया। उसने रामजी राव से आने का कारण पूछा तो उन्होंने बताया कि उन्हें नौकरी की तलाश है। वे उसी की खोज में दर दर भटक रहे हैं। उन्होंने अपनी सारी कहानी बताई। रामजी राव की कहानी सुनने के पश्चात मालिक को उन पर दया आ गई। वह व्यक्ति दयालु था। उसने रामजी राव से कहा, तुम मिलिट्री में सूबेदार थे, तुम्हें 50 रुपये वेतन मिलता था, उतना तो मैं नहीं दे पाऊंगा, तो फिर कितना दे सकते हैं? ये राम जी का प्रश्न था। उन्होंने उत्सुकता भरे स्वर में पूछा तो इन्होंने कहा, मैं 40 रुपये तक दे सकता हूं। देख लो, सोच लो, अगर तुम्हारा काम चल सकता है तो मेरे यहाँ स्टोर कीपर की जगह खाली है, मैं तुम्हें नौकरी दे दूंगा। रामजी राव ने नौकरी करने के लिए हामी भर ली। इस परेशानी में 40 रुपये उन्हें काफी लग रहे थे। भीमाबाई ने यह बात सुनी तो अत्यधिक खुश हुई। वह ईश्वर को धन्यवाद देते हुए कहने लगी, भगवान सबका भला करता है, वह गरीबों की सुनता है, उसने हमारी भी सुन ली है। मैंने आपसे पहले ही कहा था कि वह जरूर हमारी परीक्षा ले रहा है। भीमाबाई किसी प्रकार से घर गृहस्थी का खर्चा चला रही थी। वह एक एक दिन गिन गिन कर काट रही थी। मन में हमेशा यही सोचा करती थी, कब महीना पूरा होगा, कब महीना पूरा होगा और कब वेतन मिलेगा, क्योंकि 40 रुपये में पूरे महीने का गुजर बसर करना उन्हें बहुत मुश्किल पड़ता था।
इतने कम वेतन में अपनी घर गृहस्थी को चलाते हुए उसी शहर में बस गए थे। अब भीम सकपाल 5 वर्ष का हो गया था तो माँ को उसे पाठशाला भेजने की चिंता होने लगी। भीम सकपाल यानी जो आज अंबेडकर है, वह बालक उस समय 5 वर्ष का हो चुका था। अब माता को उसे स्कूल भेजने की चिंता हुई, लेकिन इस स्कूल भेजने के क्रम में जो कठिनाइयों का सामना उसे करना पड़ा, दर दर भटकना पड़ा, वो आपको आगे मैं बता रहा हूँ। वह पति से रोज कहती तो यही उत्तर मिलता, मैं सोचता हूँ अब लड़के को स्कूल भेजना चाहिए, लेकिन मेरे सामने 2 परेशानियां हैं। पहली तो ये कि हम जाति से महार है। जिस समय छुआछूत भारत में चरमों पर था, स्कूल में लड़के का दाखिला बड़ी मुश्किल से होगा। इस दक्षिण भारत में छुआछूत को बहुत माना जाता है। अछूतों को लोग तालाब व कुएं से पानी तक नहीं लेने देते हैं, उनसे नफरत करते हैं। मुझे इसकी अत्यधिक चिंता सता रही है। आप कुछ भी करके इसका दाखिला करा दीजिए। ये माँ का स्वर था, भीमाबाई बोली थी। फिर रामजी राव पुनः बोले, दूसरी समस्या ये है कि सकपाल के दाखिले में रुपए लगेगा। सकपाल की मां ने कहा, कुछ भी हो, तुम सूबेदार थे और ऐसा कैसे हो सकता है कि तुम्हारा बेटा अनपढ़ हो जाए। सब लोग क्या कहेंगे। तुम कुछ भी करके इसका दाखिला जरूर करवा दो। जब रामजी राव सकपाल को लेकर किसी पाठशाला में जाते और अपने को महार बताते, तभी उसका दाखिला लेने के लिए मास्टर साहब मना कर देते थे और कहते, स्कूल में अछूतों के बालकों को दाखिला नहीं दिया जाता है। यहाँ सभी बच्चे सवर्ण जाति के हैं, उच्च जाति के हैं। सकपाल के पिता लगातार कई दिनों तक अपने पुत्र को साथ लेकर दाखिले के लिए जाते और निराश होकर के लौट आते थे, परंतु उनकी पत्नी निराश होने वाली नहीं थी, बड़ी हिम्मत वाली थी। वह बार बार प्रयास करने से पीछे नहीं हटती थी। वह अत्यंत साहसी महिला थी। अपने पति को समझाती और कहती, दूसरे स्कूल में जाओ, तीसरे स्कूल में जाओ, किसी न किसी को तो दया आ ही जाएगी और वह लड़के को दाखिला दे ही देंगे। हमारा बेटा अनपढ़ नहीं रहेगा। हम उसे कुछ भी करके पढ़ाएंगे, आगे बढ़ाएंगे। सकपाल के पिता उनके दाखिले को लेकर परेशान हो गए थे, क्योंकि फर्म व कंपनी उन्हें प्रतिदिन अवकाश नहीं दे सकती थी। उन्होंने सकपाल से कहा कि तुम्हारे साथ जाने से मुझे परेशानी होती है, इसलिए मैं रोज रोज का यह झंझट नहीं पाल सकता। परंतु अपने कंपनी मालिक से किसी न किसी प्रकार अवकाश मंजूर करा ही लेते थे। उन्हें सकपाल का दाखिला कराने की जो लगन लगी हुई थी। एक दिन वे ऐसे स्कूल में पहुंचे जहां का हेडमास्टर दयालु था। रामजी राव की कहानी सुनने पर वह कहने लगा, मैं दाखिला तो कर दूंगा, मैं दाखिला तो कर दूंगा, लेकिन तुम महार हो, अछूत हो, सब लड़कों के साथ तुम्हारा लड़का नहीं बैठ सकता है। रामजी राव ने पूछा, यदि मेरा लड़का दूसरे लड़कों के साथ नहीं बैठेगा तो वह पढ़ेगा कैसे? ये आप कैसे बातें कर रहे हैं मास्टर जी? मैं तो बड़ी उम्मीद लेकर आपके पास आया था। इसका एक तरीका है, मास्टर साहब ने कहा। इन्होंने पूछा, क्या? उन्होंने उत्सुकता से पूछा। तुम्हारा लड़का अपने घर से एक टाट लेकर आया करेगा, टाट, और जहां दरवाजे के बाहर लड़के जूते निकालते हैं वहां बिछाकर बैठ जाया करेगा, गेट के पास जहां सभी चप्पल खोलते हैं। इसको यह भी समझा देना कि किसी को
न छुए, क्योंकि यह महार है। समझा दूंगा हेडमास्टर साहब, ये पिता का आवाज था। सकपाल का दाखिला कर लीजिए, आपकी बड़ी कृपा होगी। आपका उपकार मैं कभी नहीं भूलूंगा। मुझ पर बड़ी दया करके मेरे बेटे का दाखिला कर लीजिए। सकपाल का दाखिला हो गया। वे प्रतिदिन समय से पढ़ने जाते थे और अपनी टाट को दरवाजे के बाहर बिछाकर बैठ जाते थे। सभी लड़के अपनी अपनी कुर्सियां पर बैठते, लड़के हंसी उड़ाते। वे आपस में कहते, भीमराव महार है, भीमराव महार है, यहाँ पढ़ने आया है, यह अछूत है, इसे छू मत देना वरना हम लोग भी अपवित्र हो जाएंगे। भीमराव अभी मात्र 5 वर्ष के ही थे, लेकिन वे भलीभांति जानते थे कि लड़के उनका मजाक उड़ाते हैं, मगर वे किसी को जवाब नहीं देते थे। बस स्वयं मन लगा करके पढ़ते थे। वे पढ़ाई भी अच्छी करने लगे और इसी कारण वे सभी अध्यापकों के प्रिय बन गए थे। सभी अध्यापक उनसे अपार स्नेह करने लगे थे और हर बात अच्छी तरह समझाते थे। बाल्यावस्था में घटित लगभग सभी घटनाएं याद रहती थी उन्हें। उन घटनाओं का असर अमीट होता है। कहता है, बचपन में जो इंसान ठोकरे खाता है वह बातें वो कभी नहीं भूलता है। सुख की बातें भूल जाया करता है, लेकिन दुख में जो बातें आती है वही हमेशा के लिए याद रह जाती है। उनका प्रभाव बालक पर सदा ही रहता है। बालक भीमराव जब 6 साल के हुए तो एक बार वे अपने बड़े भाई के साथ बैलगाड़ी से किसी दूसरे गांव जा रहे थे। गाड़ीवान को इनके विषय में कुछ ज्ञान ही नहीं था। ये कौन सी जाति का बालक है, कौन महार है, कौन क्षत्रिय है अथवा कौन क्या है, यह किसी के माथे पर लिखा भी तो नहीं होता है। देखने में सभी मानव एक समान ही होते हैं। बातों ही बातों में उन्होंने गाड़ी वालों को बता दिया कि हम महार हैं। बस फिर क्या था, गाड़ी वाले ने उन दोनों भाइयों को अपमानित करके अपनी गाड़ी से नीचे उतार दिया। बेचारे दोनों भाई पैदल ही दूसरे गांव की ओर चल पड़े। रास्ते की थकान तथा अपमानजनक व्यवहार भीमराव के दिलो दिमाग पर हावी हो गया। थके मांदे दोनों बालक घर आकर पिता से लिपट कर रोने लगे और चलते चलते उनके पैरों में छाले तक पड़ गए थे। भूख और थकान से उनकी बुरी हालत थी। माता पिता को जब गाड़ीवान द्वारा कही गई बातों का पता चला तो बहुत दुखी हुए। दोनों की आंखों से आंसू छलक पड़े। उन्होंने अपने दोनों बेटे को गले से लगा लिया और कहा, बेटा, यह दुनिया वही करती है, यह दुनिया वही करती है जिसे परमात्मा करने की आज्ञा नहीं देता। चिंता मत करो, बड़े होकर खूब पढ़ना लिखना, बड़े होकर के खूब पढ़ना लिखना। इसके पश्चात अपने अपमान का बदला उन्हें अच्छे कामों को दिखा करके लेना। तब यह दुनिया वाले तुम्हारे सामने ही अपना सर झुकाएंगे। आज वही है, वही हो रहा है। बालकों की समझ में अच्छे कामों का अर्थ तो समझ में नहीं आया, मगर हाँ, वे इतना जरूर समझ गए थे कि पढ़ना लिखना अच्छी बात है। अब भीमराव 5वीं कक्षा में आ गए। उनका गणित बहुत अच्छा था। उन्हें हमेशा पूरे नंबर मिलते थे। वे सभी विषयों को ध्यान से पढ़ते थे। पढ़ाई में जरा भी लापरवाही नहीं दिखाते। स्कूल में जाकर वे 1 मिनट के लिए भी नहीं खेलते थे, बल्कि हर समय किताब पढ़े उनकी दृष्टि रहती थी। प्रधानाचार्य उनसे बहुत खुश रहते थे।
वे दूसरे मास्टरों से कहते कि यह भीमराव अछूत है, लेकिन पढ़ने में बहुत अच्छा है। ऐसा लगता है कि यह खूब पढ़ेगा और पढ़ लिख करके यह योग्य बनेगा। रामजी राव और भीमाबाई भी बहुत खुश थे। दोनों भविष्य की सुंदर सुंदर सपने देखते। वे आपस में एक दूसरे से कहते कि हमारा भीम खूब पढ़ेगा, हमारा भीम खूब पढ़ेगा, उसका पढ़ाई में मन लग रहा है, वह बहुत होनहार है, एक दिन वह बहुत नाम कमाएगा। भीमाबाई को एक दिन एकाएक बुखार आ गया और परेशान हो गई। कई दिनों तक तो दवाई भी नहीं दी गई थी। सोचा जा रहा था कि यूं ही ठीक हो जाएगा, क्योंकि उस समय अछूतों को देखने कोई वैद्य अथवा कोई डॉक्टर भी नहीं आते थे। लेकिन बुखार अपने आप कम नहीं हुआ। आसपास के रहने वाले व्यक्तियों को चिंता सताने लगी थी। यदि इनका इलाज नहीं कराया गया तो यह मर भी सकती है। बुखार की वजह से यह काफी कमजोर हो गई थी। दिन प्रतिदिन उनकी हालत गिरती ही जा रही थी। पड़ोसी दुखी होकर वैद्य जी को बुलाने गए, लेकिन वैद्य ने आने से मना कर दिया और कहने लगा, मैं अछूतों के घर नहीं जाता और न ही मैं उनका इलाज करता हूं। अत्यधिक परेशानी होने के बाद एक बूढ़े वैद्य को उनकी हालत को देखकर दया आ गई और रामजी राव के साथ भीमाबाई के इलाज करने के लिए उनके साथ चल दिया। वैद्य ने भीमाबाई की नाड़ी देखी, भीमाबाई को दवा दी, मगर उस दवा से भीमाबाई को जरा सा भी आराम नहीं हुआ। उनकी बीमारी बढ़ती चली गई। दिन प्रतिदिन उनकी दुर्बलता भी बढ़ती ही जा रही थी। बीमारी से सूख कर बिल्कुल निर्बल हो गई थी, कमजोर हो गई थी। करीब 1 माह तक भीमाबाई पलंग पर ही पड़ी रही। तबीयत दिन प्रतिदिन खराब होती गई और एक दिन वह इस संसार को छोड़ करके हमेशा हमेशा के लिए अलविदा कह गई। भीमाबाई के सिर में माँ का भीमराव को सर से माँ का साया उठ चुका था। रामजी राव पर तो जैसे दुखों का पहाड़ टूट पड़ा हो। कहा जाता है, विधाता जिसके पीछे हाथ धो करके पड़ा हो उसका क्या होगा। वे कलेजा पकड़कर ही रह जाते। उनको पत्नी की कमी और नाकाबिले बर्दाश्त हो रही थी। वे सोचने लगे थे कि मैं घर का काम करूंगा, कि मैं नौकरी करूंगा, कि ये बच्चों को पालूंगा। ये दोनों ही काम मेरे लिए मुश्किल है। दोनों काम एक साथ नहीं हो सकते। वे बड़ी दुविधा में फंस गए थे, मगर मजबूरी में करना पड़ा। सवेरे वे नौकरी पर जाते, जब लौटते तो रात हो जाती थी। वे रात को खाना बनाते, तभी सब बच्चों को खिलाते खाते। थोड़ा सा भोजन वे सवेरे के लिए रख देते। भीमराव उसे खाकर पढ़ने चले जाते। भीमराव को माता जी की मृत्यु का बहुत दुख हुआ। दिन भर वे उदास रहते। जब माँ की याद आती तो रोने लगते। रोता देख रामजी राव उन्हें छाती से लगा लेते और समझाते, संतोष करो बेटा, तुम्हारी माता अब लौटकर नहीं आएगी। मन पढ़ाई में लगाओ, वही काम आएगी। तुम्हारी इस प्रकार रोने धोने से क्या होगा। जो होना था वो हो चुका है। भीमराव घर से थोड़ा सा बासी खाना खाकर स्कूल चले जाते तो उन्हें दोपहर में भी भूख लगती। वह बिलख करके रह जाते। एक दिन
पिता से घर बताने पर पिता ने कहा, दोपहर की छुट्टी जब होती है तब रोटी खाने घर आ जाया करो, मैं तुम्हारे लिए रोटियां सेक कर रख जाया करूँगा, यहाँ अलमारी से निकाल कर खा लिया करना। भीमराव दोपहर की छुट्टी में प्रतिदिन रोटी खाने के लिए घर आने लगे। जब वे घर से लौटते तो देर हो जाती। शिक्षक पर उन पर बिगड़ने लगते। उन्हें हेडमास्टर की भी डांट खानी पड़ती, लेकिन वे भी क्या कर सकते थे। बचपन में भूख भी कुछ ज़्यादा ही लगती है और भीमराव से भूख बर्दाश्त नहीं होती थी। इस प्रकार कई दिन बीत गए। एक दिन हेडमास्टर ने उन्हें बहुत ही डांटा और कहा, तुम भविष्य में अगर यही करोगे तो स्कूल से तुम्हारा नाम काट दिया जाएगा, फिर आराम से अपने घर बैठना, स्कूल आने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। भीमराव यह सुनकर सहम गए, डर गए कि मेरा भविष्य तो चौपट हो जाएगा। उन्होंने निश्चय कर लिया कि दोपहर की छुट्टी में अब वे घर नहीं जाएंगे, वे भूखे रहकर यहीं पढ़ेंगे। सारा दिन भूख को बर्दाश्त करना बच्चों के लिए काफी मुश्किल काम होता है। भीमराव की पारिवारिक आर्थिक दशा अच्छी नहीं थी और सीध से मां का साया भी उठ चुका था। भीमराव बहुत दुखी रहते थे। उन्हें भूख रह करके पढ़ाई करनी पड़ती थी, भूखे रह के पढ़ना पड़ता था, क्योंकि वे पढ़ लिख कर कुछ बनना जो चाहते थे। इसलिए ऐसी स्थिति में भी ध्यानपूर्वक वे पढ़ रहे थे। कभी कभी तो उन्हें भूख के मारे चक्कर भी आ जाता था, मगर वह किसी से कुछ नहीं कहते थे, कोई शिकायत नहीं करते थे, क्योंकि उन्हें डर था कि अगर खाना खाने घर गए तो नाम काट दिया जाएगा। स्कूल का हेडमास्टर सवर्ण थे, लेकिन दया का सागर उनमें उमड़ा पड़ा था। हेडमास्टर को बालक भीमराव पर तरस आ गया। जब भीमराव पूरे दिन भूखे रहकर पढ़ते तो हेडमास्टर का दिल पसीज जाता, उससे देखा नहीं जाता। तब वह भीमराव को रोटियां बनाकर खाने के लिए दूर से ही फेंक देते और दाल सब्जी दोने में रख देते। भीमराव को वह पीने के लिए अपने ही मटके का पानी देते। इस प्रकार भीमराव के भूख की समस्या का हल तो हो गया था। भीमराव को अछूत होते हुए भी हेडमास्टर बहुत ही प्यार करते थे। अब भीमराव ने आधी छुट्टी में घर जाना बंद कर दिया था। हेडमास्टर उनको खाने के लिए भोजन देते और बड़े ही स्नेह और प्यार से खिलाते। भीमराव को लगता जैसे हेडमास्टर उनके पिता हों और उनका लालन पालन कर रहे हो। इन सब क्रियाकलापों को देखते हुए वर्ग के अन्य विद्यार्थी भीमराव से ईर्ष्या करने लगे, जलने लगे। वे लोग आपस में कानाफूसी करते हुए एक दूसरे से कहते, हमारे हेडमास्टर का भी दिमाग खराब हो गया है। एक महार को प्यार करते हैं, जिसके लोटे का पानी कोई भी नहीं पीता है, उसे वे अपने मटके का पानी देते हैं। इनका शायद दिमाग खराब हो गया है। लगता है यह सबका धर्म भ्रष्ट करवा करके ही छोड़ेंगे। अपनी कक्षा व अन्य कक्षा के विद्यार्थी की बातों को सुनकर भी भीमराव चुप रहते, परंतु वे अच्छी तरह जानते थे कि वे सब मेरे विषय में ही बातें करते रहते हैं। वे धर्म व समाज को नहीं मानते थे। उन पर तो वे केवल पढ़ाई का ही भूत सवार था। उन्हें बस यही लगन थी कि किसी तरह प्राइमरी स्कूल की शिक्षा पूरी हो जाए और किसी हाई स्कूल के इंटर कॉलेज में दाखिला लेकर आगे की शिक्षा शुरू करूं। यही कारण था कि भीमराव
उनकी बातों अपने कानों से सुनते और सुनकर उन्हें भूल जाते थे। जो आंखों से देखते उसे भी भुलाने की वे कोशिश करते, उनका यही सिद्धांत था और उस पर वे पूरी तरह अडिग भी थे कि इधर उधर कहीं भटक न जाए। उनके दिमाग में सिर्फ एक ही बात हर समय घूमती रहती थी कि पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बनना है। भीमराव अपनी पारिवारिक दशा को देखकर खुश नहीं रहते थे। भीमराव के सामने अपनी व अपने परिवार दोनों की समस्या खड़ी थी। वे रोज देखते कि पिता को कितना कष्ट सहना पड़ता है। माता की कमी भी उन्हें दुखी कर देती, मगर वे हमेशा खामोश रहते, किसी से कुछ नहीं कहते। उनकी यही आदत सी बन गई थी। वह सारे दुखों को अपने मन ही मन में समेट लेते थे, पिता पर जाहिर नहीं होने देते थे, क्योंकि उन्हें दुखी देखकर पिता भी दुखी हो जाते थे। परेशानियां तो जैसे उनके साए के पीछे लगी हुई थी। एक घटना और ऐसी घटी जिसने भीमराव को और भी चिंतित कर दिया था। समय ने उनके साथ कैसा अन्याय किया था। उनके पिता की वो नौकरी भी खत्म हो गई जो परिवार के खाने पीने का सहारा था, वह छिन चुका था। मालिक को घाटा होने लगा था तो उसने कंपनी बंद कर दी थी। रामजी राव भी अब घर पर ही आकर बैठ गए। अब तो उन्हें और भी तंगी का सामना करना पड़ा, लेकिन रामजी राव ने अपनी हिम्मत नहीं हारी। वे अत्यधिक निर्बल और वृद्ध भी हो गए थे, लेकिन वे रोज दूसरी नौकरी की तलाश में निकल जाते, इधर उधर भटकते, लेकिन उन्हें कहीं नौकरी नहीं मिलती। मगर उन्होंने उम्मीद का साथ कभी नहीं छोड़ा। वह हर दिन नई नौकरी की तलाश में निकल जाते और शाम को घर में वे वापस आते। इन्हीं परिस्थितियों के चलते भीमराव ने प्राइमरी पाठशाला की पढ़ाई प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण कर ली थी। वह पढ़ाई उन्होंने बड़े परिश्रम और लगन के साथ पूरी की थी। प्राथमिक शिक्षा पूरी करने के बाद अब उन्हें किसी दूसरे विद्यालय में प्रवेश लेना था, जिसके लिए कुछ रुपयों की आवश्यकता थी, जबकि उनके पास रुपयों का अत्यधिक अभाव था। तो इस बात से उनके पिता बहुत ही दुखी थे। उनके समझ में नहीं आ रहा था कि भीमराव का दाखिला कैसे कराया जाए। उसके लिए रामजी राव प्रयास करने लगे। उनके रात दिन बस एक ही चिंता सताने लगी थी कि उनका दाखिला कैसे होगा। भीमराव के पिता के मन में एक ही बात उभरी कि सेठ जी से कुछ रुपए ब्याज पर ले लूं। यही सोचकर वे सेठ की कोठी पर गए और सेठ से रुपए मांगे, लेकिन वहां जाकर भी कोई फायदा इन्हें नहीं हुआ। उन्हें वहां से भी निराशा का मुख देखना पड़ा था। सेठ जी ने रुपए देने से साफ इनकार कर दिया था। सेठ जी ने कहा, मैं सोने या चांदी के जेवर गिरवी रखकर ही रुपए देता हूं। जेवर ले आओ, उसे गिरवी रख जाओ और रुपए ले जाओ। रामजी राव ने अपनी परिस्थिति के बारे में सेठ को बताया, मगर सेठ जरा भी नहीं पसीझा। अब रामजी राव परेशान हो गए और घर वापस आ गए। घर में सोने चांदी की तो कोई चीज नहीं थी। पीतल की एक बड़ी सी परात घर में थी। उसी परात को लेकर रामजी राव सेठ के घर पुनः वापस गए और विनयी स्वर में कहने लगे, सेठ जी, मेरे पास इसके अलावा और
कुछ भी नहीं है। सेठ जी ने उस परात को उलट पलट कर ध्यान पूर्वक देखा और रामजी राव से बोला, ठीक है, मैं अभी तुम्हें 50 रुपए देता हूं, लेकिन एक बात है। इसने कहा, क्या? उन्होंने आश्चर्य से पूछा, अगर तुमने 1 साल के भीतर यह परात नहीं छुड़ाई तो यह मेरी हो जाएगी। उसने अपनी शर्त बताई। कैसे? वे हैरानी से उसका चेहरा देख रहे थे। वे क्या कह रहे थे? सेठ जी, मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा है। भाई, इसका ब्याज और रुपया यदि 1 साल के अंदर नहीं दे पाते हो तो परात हमारी हो जाएगी। उन्होंने समझाया। रामजी राव बोले, सेठ जी, समझ गया। अब मुझे समझाने की कोई ज़रूरत नहीं है। मुझे आपकी शर्त मंजूर है। समझ गए ना अच्छी तरह से? सेठ ने फिर पूछा। उन्होंने कहा, हाँ, अच्छी तरह से मैं समझ गया। रामजी राव ने सहमति जताई। तो फिर यही लिखकर मुझे दे दो और रुपए ले जाओ। सेठ जी ने प्रस्ताव रखा। बहुत अच्छा, उन्होंने नम्र स्वभाव से कहा। रामजी राव ने लिख कर दे दिया और रामजी राव रुपए लेकर घर आ गए। दूसरे दिन भीमराव का दाखिला नए स्कूल में हो गया। यह एलिफस्टन हाई स्कूल था। भीमराव इसी में पढ़ने लगे थे। प्राइमरी स्कूल के हेडमास्टर ने उनके नाम के साथ अंबेडकर जोड़ दिया था, इसलिए अब उन्हें अंबेडकर कहा जाने लगा और वे स्वयं भी अपना नाम भीमराव अंबेडकर लिखने लगे थे। अब भीमराव अंबेडकर पढ़ाई में तल्लीनता के साथ लग गए। वे हमेशा पढ़ाई में ही व्यस्त रहा करते थे। कभी भी वे समय बर्बाद नहीं करते, न ही वे किसी के घर जाते, न ही किसी को अपने घर बुलाते। वे हमेशा समय का सदुपयोग करते। वे अपना समय कभी भी बेकार नहीं जाने देते थे। वे अपना ज़्यादातर समय पढ़ाई में ही व्यतीत करते थे। एक दिन भूगोल की कक्षा में अध्यापक कुर्सी पर बैठे थे। उन्होंने भीमराव अंबेडकर को बुलाया और कहा, भीमराव, श्याम पट पर जाओ और भारत का नक्शा बनाओ ब्लैक बोर्ड पे। भीमराव ने सुना तो वे श्याम पट की ओर जाने लगे। लड़कों का खाना श्याम पट के पास रखा था। भीमराव अंबेडकर को श्याम पट की ओर जाते हुए देखकर सब के सब लड़के जोर से चिल्लाए, भीमराव महार है, भीमराव महार है, यह श्याम पट की तरफ जा रहा है, यह अछूत है, हम सब का खाना वहां रखा है, यह छू देगा उसे अपवित्र कर देगा, हम लोग फिर क्या खाएंगे, यह तो अछूत है, इसका वहां जाना ठीक नहीं है, इसे जाने से रोकना होगा। उन सभी बच्चों में से एक लड़का भीमराव के सम्मुख आ खड़ा हुआ और अकड़ कर कहा, भीमराव रुको, तुम महार हो, हमारा भोजन छू दोगे, हम पहले अपना भोजन हटा ले, उसके बाद श्याम पट पर जाओ, तुम्हारे वहां जाने से खाना अपवित्र हो जाएगा। भीमराव रुक गए। लड़कों ने अपना खाना हटा लिया। इसके बाद भीमराव अंबेडकर श्याम पट पर गए और भारत का नक्शा बनाया। मन ही मन भीमराव को बहुत दुख हुआ कि हम महार हैं, इसलिए उनका कदम कदम पर अपमान होता है, हर कोई उनका अपमान करता है। भीमराव ने एक बार प्राथमिक शिक्षा पूरी करने के बाद अपने पिता से कहा था कि मैं मुंबई में दादी के पास जाकर के रहूंगा। इन्होंने कहा, क्यों बेटा, क्या बात है? ते अचानक तुम्हें मुंबई जाने की क्या सूझी? उन्होंने प्रेम पूर्वक कहा, पूछा था। तब इन्होंने कहा, फिर रामजी राव ने अपनी पुत्र की ओर आश्चर्य से देखा। वे समझ नहीं पा रहे थे कि बच्चा क्या कहना चाह रहा है। भीमराव ने अपने
लाल लाल होठों पर फूल खिलाकर सहज स्वभाव से कहा कि मैंने सुना है कि मुंबई में ऊंच नीच का भेदभाव नहीं है। शहर में सभी लोग मिलजुल करके रहते हैं, एक साथ खाते पीते उठते बैठते हैं, इसलिए मैं वहाँ जाना चाहता हूँ। रामजी राव समझ गए कि भीमराव के मस्तिष्क में गाड़ीवान की बातें अभी तक जमी हुई है। उनको मुंबई भेज दिया गया। वह सोच रहे थे कि वहां जाकर भीमराव इस अपमान की बात को भूल जाएगा, लेकिन मुंबई की चहल पहल और रौनक को देखकर भीमराव को बड़ी खुशी हुई। उसके मन में कमल का फूल खिल उठा। यहाँ सब लोग एक से एक दिखाई देते हैं। गांव की भांति छोटे मन के लोग यहाँ नहीं होंगे, परंतु बालक भीमराव का सपना एकदम टूट गया। जब वह रेस्टोरेंट में चाय पीने के लिए घुसा तो चाय वाले ने पूछ लिया, तुम लोग किस कुल के क्षत्रिय हो बेटे? चाय वाले ने बड़े विनम्र स्वर में उसकी ओर देखते हुए पूछा। भीमराव को झूठ बोलना पसंद नहीं था। उन्होंने अपने बारे में सब कुछ बता दिया। चाय वाले ने उसे घूरकर देखा और तुरंत दुकान से उतर जाने को कह दिया। अभी वह पूरी बात समझ भी नहीं पाए थे कि उसने आकर जोर से धक्का मारा। भीमराव सक पकाकर पीछे हटे। नीचे नल के पानी से कीचड़ पड़ा हुआ था, वह उसमें जाकर गिर गए। दुकानदार ने जोरदार ठहाका लगाया, हंसने लगा। भीमराव को लगा जैसे चाय वाले ने उनको थप्पड़ मारा हो। वह मन ही मन क्रुद्ध दुखी हो उठे, लेकिन वह चाय वाले का क्या बिगाड़ सकते थे। खून का घूंट पीकर वह अपने घर वापस चल पड़े, लेकिन उन्हें अपना अपमान महसूस हो रहा था। निराश होकर वह घर आ गए थे। इस प्रकार एक नहीं बल्कि अनगिनत घटनाओं का सामना उन्हें अपने जीवन में सहना पड़ा था, तथा उन्हीं घटनाओं के आधार पर ही उनकी उच्च शिक्षा प्राप्त करने का संकल्प दृढ़ होता चला गया। चाय की दुकान की भांति एक बार नाई ने भी उनको अपनी दुकान से धक्का दे दिया था। इस बातों से उनके हृदय पर कैसा आघात लगा होगा, इसका अनुमान लगाना सहज संभव नहीं है। इस अपमान को वही महसूस कर सकते हैं जिन्हें ऐसे अपमान को सहना पड़ा है। अब वे स्कूल में ध्यान लगा करके पढ़ने लगे थे। अपने अपमान को सहते गए और संतोष करके रह गए और सोचने लगे उन्हें शिक्षा प्राप्त करनी है। ये जितनी सारी समस्याएं हैं, इस शिक्षा के माध्यम से इसे दूर किया जा सकता है। आदमी जब कोई नेक काम करने के लिए चलता है तो उसमें परेशानियां आती है। अपने उद्देश्य को मुझे पूरा करना है, मैं किसी से भी कुछ नहीं कहूँगा। यह बात उनके मन में अच्छी तरह से बैठ चुकी थी। स्कूल का हेडमास्टर भी बड़ा दयालु था। एक दिन भीमराव से उसने पूछा, ओ भीम, तू तो महार है, पढ़ लिख कर तू क्या करेगा? भीमराव ने हेडमास्टर के इस प्रश्न का जवाब दिया था कि मैं पढ़ लिख करके अस्पृश्यता मतलब भेदभाव को, छुआछूत का निवारण करूंगा, वकील बनूंगा और अछूतों के लिए नया कानून बनाऊंगा जो सरकार को मानना पड़ेगा। इस प्रकार मेरे द्वारा गरीबों और अछूतों का उद्धार होगा। इस दिन से हेडमास्टर के दिल में भीमराव के प्रति अथाह प्रेम जाग उठा और वह उनके ऊपर अत्यधिक ध्यान देने लगे थे। भीमराव से उन्हें स्नेह था। वे जानते थे कि लड़का होनहार है और कुछ बन करके ही रहेगा, कुछ करके ही
दिखलाएगा। लोग सच ही कहते हैं कि हीरा कोयले से ही निकलता है और कमल कीचड़ में ही खिलता है। हेडमास्टर की दृष्टि में उस दिन से भीमराव का स्थान ऊंचा हो गया। भीमराव का वे अधिक से अधिक ध्यान रखते, उनसे ज़्यादा से ज़्यादा स्नेह रखते और उनकी हर बात का भी ध्यान रखते। जब हाई स्कूल का परिणाम घोषित हुआ तो भीमराव ने हाई स्कूल में प्रथम श्रेणी से पास कर लिया था। अब युवा जोश और शिक्षा का इनका अगला चरण प्रारंभ होता है। गायकवाड़ शासक ने संयुक्त राज्य अमेरिका के कोलंबिया विश्वविद्यालय में जाकर इन्होंने अध्ययन के लिए अंबेडकर का चयन किया। साथ ही इसके लिए एक $11.5 प्रति मास की छात्रवृत्ति भी प्रदान की गई। न्यूयॉर्क शहर में आने के बाद अंबेडकर को राजनीति विज्ञान विभाग के स्नातक अध्ययन कार्यक्रम में प्रवेश दिया गया। शयनशाला में कुछ दिन रहने के बाद वे भारतीय छात्रों के द्वारा चलाए जा रहे एक आवास क्लब में रहने के लिए चले गए और उन्होंने अपने एक पारसी मित्र नवल भातेना के साथ एक कमरा ले लिया। 1916 में उन्हें उनके एक शोध के लिए पीएचडी से सम्मानित किया गया। इस शोध को अंततः उन्होंने पुस्तक इवैल्यूएशन ऑफ प्रोविजनल फिनांस इन ब्रिटिश इंडिया के रूप में प्रकाशित किया। हालांकि उनकी पहली प्रकाशित काम एक लेख जिसका शीर्षक भारत में जाति, उनकी प्रणाली, उत्पत्ति और विकास है। अपनी अपनी ये जो डॉक्टरेट की डिग्री लेकर अंबेडकर लंदन चले गए और वहाँ उन्होंने ग्रेस इन और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में कानून का अध्ययन और अर्थशास्त्र में डॉक्टरेट शोध की तैयारी के लिए अपना नाम लिखवा लिया। अगले वर्ष छात्रवृत्ति की समाप्ति के चलते मजबूरन उन्हें अपना अध्ययन अस्थायी तौर पर बीच में ही छोड़कर भारत वापस लौटना पड़ा था। ये विश्व युद्ध प्रथम का काल था। बड़ौदा राज्य के सेना सचिव के रूप में काम करते हुए अपने जीवन में अचानक फिर से आए भेदभाव से अंबेडकर उदास हो गए और अपनी नौकरी छोड़ एक निजी ट्यूटर और लेखाकार के रूप में काम करने लगे थे। यहाँ तक कि अपना परामर्श व्यवसाय भी आरंभ किया जो उनकी सामाजिक स्थिति के कारण विफल रहा। अपने एक अंग्रेज जानकार मुंबई के पूर्व राज्यपाल लॉर्ड सिडनेम के कारण उन्हें मुंबई के सिडनेम कॉलेज ऑफ कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स में राजनीतिक और अर्थव्यवस्था के प्रोफेसर के रूप में नौकरी मिल गई थी। 1920 ईस्वी में कोल्हापुर के महाराजा और अपने पारसी मित्र के सहयोग और अपनी बचत के कारण वे एक बार फिर से इंग्लैंड वापस जाने में सक्षम हो गए और 1923 में उन्होंने अपना शोध प्रॉब्लम्स ऑफ द रुपयों की समस्या को पूरा कर लिया। उन्हें लंदन विश्वविद्यालय द्वारा डॉक्टर ऑफ साइंस की उपाधि प्रदान की गई और उनके कानून का अध्ययन पूरा होने के साथ उन्हें ब्रिटिश बार में बैरिस्टर के रूप में प्रवेश मिल गया। भारत वापस लौटते हुए अंबेडकर 3 महीने जर्मनी में रुके, जहां उन्होंने अपना अर्थव्यवस्था का अध्ययन बॉन विश्वविद्यालय में
जारी रखा। उन्हें औपचारिक रूप से 8 जून 1927 ईस्वी को कोलकाता विश्वविद्यालय द्वारा पीएचडी की उपाधि प्रदान की गई थी। अब इनका शुरू होता है छुआछूत के विरुद्ध संघर्ष। भारत सरकार अधिनियम 1919 तैयार कर रही थी। साउथ बोरोह समिति के समक्ष भारत के एक प्रमुख विद्वान के तौर पर अंबेडकर को गवाही देने के लिए आमंत्रित किया गया था। इस सुनवाई के दौरान अंबेडकर ने दलितों और अन्य धार्मिक समुदायों के लिए पृथक निर्वाचिका और आरक्षण देने की वकालत की और 1920 में बंबई में उन्होंने साप्ताहिक मूक नायक पत्रिका के प्रकाशन की शुरुआत की। यह प्रकाशन जल्द ही पाठकों में बहुत लोकप्रिय हो गया। तब अंबेडकर ने इसका इस्तेमाल रूढ़िवादी हिंदू राजनेताओं व जातीय भेदभाव से लड़ने के प्रति भारतीय राजनीतिक समुदाय की अनिच्छा की आलोचना करने के लिए किया। उनके दलित वर्ग के एक सम्मेलन के दौरान दिए गए भाषण ने कोल्हापुर राज्य की स्थानीय शासक साहू चतुर्थ को बहुत प्रभावित किया, जिनका अंबेडकर के साथ भोजन करने रूढ़िवादी समाज के पक्ष में हलचल मचा दी। अंबेडकर ने अपनी वकालत अच्छी तरह जमा ली और बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना भी की, जिसका उद्देश्य था दलित वर्गों में शिक्षा व्यवस्था का प्रसार करना और उनके सामाजिक आर्थिक उत्थान के लिए काम करना। सन 1926 ईस्वी में वे बंबई विधान परिषद के एक मनोनीत सदस्य बन गए थे। सन 1927 ईस्वी में डॉक्टर अंबेडकर ने छुआछूत के खिलाफ एक व्यापक आंदोलन शुरू करने का फैसला किया। उन्होंने सार्वजनिक आंदोलन और जुलूसों के द्वारा पेयजल के सार्वजनिक संसाधन समाज के सभी लोगों के लिए खुलवाने के साथ ही उन्होंने अछूतों को भी हिंदू मंदिरों में प्रवेश करने का अधिकार दिलाने के लिए भी इन्होंने संघर्ष किया। उन्होंने अस्पृश्यता समुदाय को भी शहर के पानी की मुख्य टंकी से पानी लेने का अधिकार दिलाने के लिए सत्याग्रह चलाया और 1 जनवरी 1927 ईस्वी को डॉक्टर अंबेडकर ने द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध की कोरेगांव की लड़ाई के दौरान मारे गए भारतीयों सैनिकों के सम्मान में कोरेगांव विजय स्मारक में एक समारोह आयोजित किया। यहाँ महार समुदाय से संबंधित सैनिकों के नाम संगमरमर के एक शिलालेख पर खुदवाए गए। 1927 में उन्होंने अपनी दूसरी पत्रिका बहिष्कृत भारत शुरू की और उसके बाद रिक्रिएटेड जनता की। उन्हें बाबे प्रेसिडेंसी समिति में सभी यूरोपीय सदस्य वाले साइमन आयोग 1928 में काम करने के लिए नियुक्त किया गया। इस आयोग के विरोध में भारत भर में विरोध प्रदर्शन हुए और जबकि इसकी रिपोर्ट को ज्यादातर भारतीयों द्वारा नजरअंदाज कर दिया गया, डॉक्टर अंबेडकर ने अलग से भविष्य के संवैधानिक सुधारों के लिए सिफारिशें लिखी और इनके जीवन में अब शुरू होती है और अधिक संघर्ष और चुनौतियां। भीमराव अम्बेडकर अपने जीवन में इतना संघर्ष किया और इसके बावजूद भी यह समाज अंत तक इनको उस समय तक उतना एक्सेप्ट नहीं किया था। तब जाकर के इन्होंने बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया
और अपने साथ तकरीबन 8 लाख महारों को बौद्ध धर्म स्वीकार करवाया गया था और अंततः इनकी देहावसान हो जाती है, जिनका योगदान आज हम सभी भारतवासी के लिए अविश्वसनीय अविस्मरणीय है, जो कभी भुलाया नहीं जा सकता। जब तक यह देश रहेगा तब तक भारतीय संविधान के रूप में अंबेडकर का नाम अक्षुण्य रहेगा। धन्यवाद।